कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वो यही होगा कि भाई ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है, आखिर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट किस तरीके से होता है। और क्योंकि हम लोग इस बात से भी परिचित हैं कि जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसी सेल में जनरेट होता है तो वहां पर कई सारी अलग अलग स्टेजेस देखने मिलती हैं। जैसे हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली स्टेज होती है, जैसे एक्शन पोटेंशियल वाली एक्टिव स्टेज होती है, जैसे रीपोलराइजेशन होता है जिसमें सेल वापस से रेस्टिंग फेज में जाता है। तो इन सारी स्टेजेस का जब कन्वर्जन हो रहा होगा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, तो कोई ऑल्टरेशंस भी हो रहे होंगे। कुछ पंप होंगे जो बंद हो रहे होंगे, कुछ पंप होंगे जो चालू हो रहे होंगे, कुछ लीकी चैनल्स का योगदान होगा। तो आखिर वो पंप्स, वो चैनल्स कौन कौन से हैं जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कंसेप्ट में देखने मिलते हैं। तो डिले नहीं करते, टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी बकवास हो चुकी है। तो अगर हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कंसेप्ट को देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो प्रश्न का उत्तर हमारे पास होना चाहिए वो ये है कि आखिर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कंसेप्ट किन किन सेल्स में देखने मिलता है। जगह तो पता चले, एड्रेस तो पता चले कि भाई आदमी रहता किधर है, तभी तो कुछ होगा, तभी तो प्रोसीजर पता चलेगा। सबसे पहली बात हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के एड्रेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंडिविजुअल के अंदर किन सेल्स में देखने मिलता है, तो इंडिविजुअल के अंदर जितनी भर न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, दूसरा पॉइंट देखो इधर, जितनी भर न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं उन सब में ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कंसेप्ट देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे होता है ना कि कहीं कहीं कोई चीज ज्यादा काम कर रही होती है। तो अगर ये देखने की कोशिश करें कि भाई ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहां ज्यादा काम करता है, किन सेल्स में ज्यादा काम करता है, तो बॉडी के अंदर जो एक्साइटेटरी सेल्स होती हैं जैसे न्यूरॉन्स और मसल्स वाली सेल्स, उनके अंदर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कंसेप्ट ज्यादा रेलेवेंस रखता है। तो पहली चीज समझ में आ गई कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल आखिर किन किन सेल्स में देखने मिलता है। अगर यही बात या फिर इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि भाई एड्रेस तो पता चल गया, अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या। अब हम इसके घर पहुंच गए और अब घर पहुंचे हैं तो इसने गेट भी खोला होगा और अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपके सामने होगा। तो आप मालूमात कर सकते हो ना कि कौन है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है, आखिर ये जनरेट किस तरीके से होता है। तो अगर ये देखें, क्योंकि दरवाजा खुला है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको देखने मिला है, उसके दर्शन हुए हैं, तो अब दूसरी बात ये पता कर लेते हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल आखिर होता क्या है, या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल नामक कंसेप्ट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी भी मेम्ब्रेन के दोनों साइड में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिफरेंस होता है उसकी वजह से जनरेट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो ये कोई मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के ऊपर आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे पंप, बहुत सारे चैनल्स काम कर रहे होंगे। जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये देखो कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है।
मान लो ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर कोई मेम्ब्रेन है, तो अगर इस मेम्ब्रेन के दोनों साइड में चार्ज का डिफरेंस है, चार्ज का डिफरेंस क्या, कि मान लो अगर इस मेम्ब्रेन के एक साइड में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू दूसरी साइड, तो दोनों साइड में मेम्ब्रेन के चार्ज की वजह से डिफरेंस है, और यही जो कंसेप्ट होता है ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। और अब बात आती है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज में डिफरेंस किसी मेम्ब्रेन के दोनों साइड जनरेट होता है, ये आखिर होता कैसे है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड में एक तरीके के जो आयंस होते हैं वो आखिर कैसे ज्यादा कंसंट्रेशन में पहुंच जाते हैं, और दूसरी साइड में किस तरीके से कम कंसंट्रेशन में हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज में डिफरेंस देखने मिलता है दोनों साइड में मेम्ब्रेन के। तो ये वाला जो दुविधा होती है या ये वाली जो सिचुएशन होती है आखिर किसी सेल में जनरेट कैसे होती है। तो अगर ये देखने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कई सारी अलग अलग स्टेजेस देखने मिलती हैं, और ये सारी जो स्टेजेस होती हैं इनके अंदर कई सारे पंप खुलते हैं, कई सारे पंप बंद होते हैं, कुछ लीकी चैनल्स खुलते हैं, लीकी चैनल्स बंद होते हैं। तो वो लीकी चैनल्स कौन से हैं, वो पंप्स कौन से हैं, वो कौन से वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं जिनके खुलने से और जिनके बंद होने से ये मेम्ब्रेन के दोनों साइड में चार्ज का डिफरेंस देखने मिलता है। तो सबसे पहली स्टेज के बारे में अगर हम लोग बात करें मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, तो पहली स्टेज है हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये वाली जो स्टेज होती है इसके अंदर क्या होता है, इस वाली स्टेज के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप कंटिन्यूअसली काम कर रहा होता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जब हम रेस्टिंग पोटेंशियल वाली फेज की बात करते हैं तो इस वाली फेज के अंदर इस मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ होता है। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये काम कैसे करता है ये आप लोगों को अब तक पता होना चाहिए, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर 4 स्टेजेस हम लोगों ने डिस्कस की थी। याद आ रही है कौन कौन सी 4 स्टेजेस थी? E1 स्टेट, E1P स्टेट, E2P स्टेट और E2 स्टेट। इन 4 स्टेजेस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से ऑल्टरेशन होते हैं इस सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर, ये सारी चीजें, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं या नहीं कर चुके हैं, जब हम लोग एटीपी ड्रिवन पंप के अंदर पी टाइप पंप्स डिस्कस कर रहे थे। तो टॉपिक से नहीं भटकते, फिलहाल हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर भी पहली स्टेज हम लोग देख रहे हैं जिसको हम लोगों ने नाम दिया है, या फिर ऑलरेडी उसका नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि भाई मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ होता है, और एक बात आप लोगों को ध्यान होगी कि भाई सोडियम पोटेशियम पंप काम क्या करता है, याद आ रहा है? क्योंकि ये पंप है तो ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा या अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा? ऑब्वियसली अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा। और जैसा कि नाम ही दर्शा रहा है, सोडियम
और पोटेशियम का पंप है। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम का पंप है, ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन कराता होगा, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होएगा। और क्यों होएगा? क्योंकि ये एक पंप है। और एक और बात आप लोगों के भेजे में घुस गई होगी कि किसी भी पंप को काम करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, उसको एनर्जी चाहिए होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में खाता है। ये बात पता है? तो अब हो क्या रहा होगा इस पहली स्टेज के अंदर? ये जो सोडियम पोटेशियम पंप इस सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है, ये 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकेगा। ये इंट्रासेल्युलर वाला पार्ट है सेल का, और ये एक्स्ट्रा सेल्युलर वाला पार्ट है। इतनी बात तो पता होगी ही ना अब, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट वीडियो, राइट? ऑलरेडी हम लोग बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के चेक कर लो। हम लोग पी टाइप पंप्स भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप डिस्कस किए थे, और वहां पर हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि भाई इंट्रासेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन किस आयन की ज़्यादा होती है, किस आयन की एक्स्ट्रा सेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द इंट्रासेल्युलर वाला पार्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पार्ट। तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोज देन जस्ट गो एंड चेक देम। थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, राइट? क्योंकि एक वीडियो के अंदर हम लोग इतनी सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप डिस्कस करना स्टार्ट कर दें, या फिर हम लोग ये डिस्कस करना स्टार्ट कर दें कि भाई इस सोडियम पोटेशियम पंप की बनावट कैसी होती है या फिर शक्ल कैसी होती है। यहाँ तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल से मिलने आए हो ना, उसने दरवाज़ा खोला है। तो वी गाइस जस्ट कांट टॉक अबाउट दिस सोडियम पोटेशियम पंप राइट नाउ, जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो देयर, क्योंकि पता होना ज़रूरी है। और सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो पी टाइप पंप की कैटेगरी में आता है। तो अब आप लोगों को ये बात भी पता होनी चाहिए, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब देखने को मिलते हैं। कौन सी बात पता होनी चाहिए कि भाई ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, बिकॉज दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पी टाइप पंप्स, तो भाई पी टाइप पंप्स के अंदर फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी होता है। यानी ये ऐसे ही सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम के आयंस को बाहर नहीं फेंकेगा और पोटेशियम के आयंस को अंदर नहीं खींच के लाएगा। जब इसकी किसी एक सब यूनिट, और वो कौन सी सब यूनिट है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप कितनी सब यूनिट से मिलकर के बनता है, और उस सब यूनिट में कौन सी सब यूनिट्स होती हैं जिनके ऊपर फॉस्फोराइलेशन होता है। ये सारी चीज़ें वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अगर नहीं देखा है तो जाकर के चेक कीजिए एक बारी, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, और आप लोगों को ऐसे बहुत ज़्यादा ये जो न्यूरॉन्स हैं इनमें परेशानी भी नहीं होगा, राइट? तो देखो इधर, जब ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा तो ये क्या करता है, 3 सोडियम के आयंस को बाहर फेंकता है, और उसके बदले में उसी वक्त 2 पोटेशियम के आयंस को अंदर खींच करके लाता है। यही करता है ना। इफ्लक्स और इनफ्लक्स इन्हीं आयंस का होता है। और कैसे होता है कि भाई इनफ्लक्स करेगा ये 2 पोटेशियम आयंस का, और इफ्लक्स करेगा ये 2 सोडियम आयंस का। और मैं पहले ही बता चुकी हूं कि जो पोटेशियम आयन होता है सिर्फ ये एकमात्र आयन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इंट्रासेल्युलर पार्ट में ज्यादा होती है सेल के एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेल्युलर पोर्शन। ये भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कितनी कॉन्सेंट्रेशन होती है। अगर इंट्रासेल्युलर वाले पार्ट की बात करें तो पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, वो नंबर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट गो एंड चेक दैट, राइट? तो फिलहाल के लिए ये समझो कि भाई ये 3 सोडियम आयन को बाहर ले गया, उसके बदले में 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेकर के आया। लेकिन क्योंकि सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी सेल के बाहर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंट्रासेल्युलर पार्ट, तो यहां पर जो हमारा सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है या जो मूवमेंट हुआ है
वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ है। ये बात तो समझते हो ना। और उसी तरीके से क्योंकि ये पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम होती है एज कंपेयर टू दिस इंट्रासेलुलर सेक्शन, तो ये भी उल्टा उल्टा लेकर के आया है इसको। तो इसीलिए ये पंप है, क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है। और किसी भी पंप को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसको भी एनर्जी की जरूरत होगी, और वो जो एनर्जी होगी इसको एटीपी की फॉर्म में मिलेगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि भाई क्या होगा कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है जो इस मेम्ब्रेन पर लगा हुआ है, ये कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेगा। और जब ये कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेगा तो मुझे एक बात बताओ कि भाई 3 सोडियम आयन को आप लोग बाहर फेंक रहे हो, दबादब बाहर फेंक रहे हो, और उसके बदले में 2 पोटेशियम अंदर लेकर के आ रहे हो, तो जो ये वाली सेल है इसके कौन से वाले सेक्शन में, कौन से वाले पोर्शन में, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में या इंट्रा सेलुलर पोर्शन में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी? और ऑब्वियसली क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो अब मेरे को यह बताओ कि पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा होगी? अंदर, बाहर? बाहर। क्यों? क्योंकि 2 ही पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, लेकिन उसके बदले में 3 सोडियम के आयन बाहर जा रहे हैं। तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा जा रहा है हर बार में। तो ऑब्वियसली बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वही यहां पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेगा, और ये एक्टिव रख के क्या काम कर रहा है कि अंदर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम रख रहा है। इसका मतलब सिंपल ये है कि बाहर ये पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे समझो। चलो, इतनी बात समझ में आई कि पॉजिटिव चार्ज, ये सोडियम आयन क्योंकि ज्यादा जा रहा है बाहर एज कंपेयर टू दिस पोटेशियम आयन, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब इसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल की इसी वाली फेज में, यानी रेस्टिंग वाली फेज में ही एक और ऑल्टरेशन देखने मिलता है, एक और चेंज देखने मिलता है। और वो चेंज क्या है भैया? वो चेंज ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक और चैनल लगा हुआ होता है जिसको हम नाम देते हैं पोटेशियम का लीकी चैनल। अभी ये ऑन है। पहले वाला जो पंप हम लोग डिस्कस किए हैं, कौन सा? सोडियम पोटेशियम पंप, ये अभी भी ऑन है, लेकिन इसी मेम्ब्रेन के ऊपर एक दूसरा चैनल लगा हुआ है जिसको हम नाम दे रहे हैं पोटेशियम लीकी चैनल। पोटेशियम लीकी चैनल। और ये जो पोटेशियम लीकी चैनल है, ये थोड़ी देर बाद इस पंप के एक्टिवेशन के खुलता है। और जैसे ही ये खुल जाएगा, तो अब मेरे को याद करके ये बताओ कि ये जो चैनल होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट होता है या फिर पैसिव मूवमेंट का पार्ट होता है? याद आ रहा होगा। बिल्कुल वही। ये जो चैनल्स होते हैं या फिर कैरियर होते हैं या फिर सिंपल डिफ्यूजन होता है, ये सब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट होते हैं। यानी कि इन लोगों को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उल्टा काम नहीं करते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही चलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां ऑलरेडी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या फिर किसी मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां से उन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं उस वाली साइड में जहां पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है।
लेकिन पंप जो होते हैं ये उल्टा काम करते हैं, जहां पे ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन कम है मॉलिक्यूल्स की, वहां से उठा करके दूसरी साइड जहां पे ऑलरेडी ज्यादा है वहां फेंक करके जाते हैं। इसी वजह से इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अब होगा क्या कि इसी मेम्ब्रेन के ऊपर अभी पहला स्टेज ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला स्टेज। और इस स्टेज के अंदर जब ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होगा तो इसी टाइम पर थोड़ी देर बाद दूसरा चैनल खुलता है जिसको हम नाम देते हैं पोटेशियम लीकी चैनल। और ये जो पोटेशियम लीकी चैनल होता है, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, तो ये मूवमेंट आयन का अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि जो पोटेशियम आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होगी, यानी इस वाले पार्ट में ज्यादा होगी, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर वाले पार्ट में ज्यादा होगी? ये बात भी हम लोग डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में ही। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना भर लो दिमाग में कि भाई सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन या फिर जितने भर बाकी आयन हैं, इस पोटेशियम आयन को छोड़ करके उन सब की कॉन्सेंट्रेशन तो बाहर ज्यादा होती है, लेकिन सिर्फ एक ये पोटेशियम आयन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इंट्रासेलुलर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसका मतलब ये है कि भाई इंट्रासेलुलर में पोटेशियम आयन भर भर के भरा हुआ है। और अब क्या होगा, क्योंकि चैनल पर हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि ये जो चैनल होते हैं इनके ऊपर गेट लगे हुए होते हैं। याद आ रहा होगा, चैनल मतलब सेतु है, मतलब ये नदी है, इसके ऊपर ये सेतु लगा हुआ है, और ये जो सेतु होगा इस पर हमने गेट बनाया हुआ है, और ये गेट या तो खुला हुआ होगा या फिर ये बंद होगा। जब ये गेट खुला हुआ होगा तो ये चैनल हमारा एक्टिव स्टेट में होगा, और यहां से जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा। लेकिन मान लो ये गेट हो गया बंद, इस पर ताले लग गए, उस केस में ये जो चैनल होगा ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे ही इस सेल के ऊपर मेम्ब्रेन पर ये पोटेशियम लीकी चैनल खुलेगा, वैसे ही क्योंकि ये चैनल है और हमको पता है कि पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंट्रासेलुलर ज्यादा होती है, तो आयंस जो हैं अंदर से बाहर भागना शुरू कर देंगे। तो भाई ऑलरेडी पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये सोडियम पोटेशियम पंप बाहर बढ़ा दे रहा था, लेकिन जैसे ही पोटेशियम लीकी चैनल्स खुलेंगे तो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना इकट्ठा स्टार्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू अंदर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं कि अंदर नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू बाहर, मतलब बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव होगा। ये बात बोलना गलत होगा। इसको हम कैसे समझें, इसको ऐसे समझो कि बाहर पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, बाहर ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू अंदर। तो बाहर ज्यादा पॉजिटिव है, उसकी कंपैरिजन में अंदर कम पॉजिटिव है, तो अंदर नेगेटिव है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बोलते हैं कि अंदर नेगेटिव चार्ज वाली सिचुएशन क्रिएट हुई रखी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाहर वाली साइड में ज्यादा पॉजिटिव आयंस इकट्ठा हो जाते हैं, तो बाहर पॉजिटिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अंदर। तो उस लिहाज से बोलते हैं। तो अब क्या समझ में आया कि रेस्टिंग पोटेंशियल वाली, रेस्टिंग फेज वाली जो फेज होती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, उसमें थोड़ी देर बाद ये पोटेशियम लीकी चैनल खुलते हैं और ये धीरे धीरे पोटेशियम को सेल के बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। इफ्लक्स मतलब बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं इस सेल से।
तो पहली वाली स्टेज के अंदर क्या हुआ है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, ये बात समझ में आई कि भाई मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है और वो जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो पहले से ही एक्टिव होता है और हमको पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम आयन को बाहर फेंकेगा, उसके बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर लेकर के आएगा। लेकिन इतने से काम नहीं चलता क्योंकि एक आयन का ही तो हेर फेर हो रहा है, एक पॉजिटिव आयन ही तो बाहर ज्यादा जा रहा है, इतने से काम नहीं बनता है, हमको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए मेम्ब्रेन के बाहर वाले पोर्शन में। तो उसी टाइम पे रेस्टिंग वाली फेज के अंदर ही दूसरा जो चैनल होता है पोटेशियम लीकी चैनल, ये मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ होता है और ये खुल जाता है। और क्योंकि चैनल है तो जो मूवमेंट होगा आयंस का वो कैसे होगा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो पोटेशियम आयन अंदर से बाहर भागना शुरू कर देते हैं। तो ये सिचुएशन देखने मिलती है हमें पहली वाली स्टेज के अंदर, यानी रेस्टिंग फेज के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेम्ब्रेन पोटेंशियल की दूसरी स्टेज आती है और उस स्टेज में क्या होता है वो देखो। तो थोड़ा सा ऊपर से मिटा लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। चलो देखो अब क्या होगा। अब दूसरी स्टेज आती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। तो यहीं पर इसी वाली में पहली वाली स्टेज के अंदर एक पॉइंट और नोट डाउन कर लेना कि इस स्टेज में जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड हो जाती है। और मेम्ब्रेन का पोलराइज्ड होने से क्या मतलब है कि भाई मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया एज कंपेयर टू अंदर। मतलब मेम्ब्रेन के दोनों साइड में चार्ज का डिफरेंस आ गया है। तो यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड हो गई है। नोट डाउन कर लो इसको कि अंदर जो है इनसाइड, अंदर जो है वो नेगेटिव है। और कितना नेगेटिव है, ये पहली वाली स्टेज की ही बात कर रहे हैं। और पहली वाली स्टेज अभी डिस्कस किए हैं, रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग स्टेज है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो अंदर जो है नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली -60 to -70 मिली वोल्ट। ठीक है। और ये वाली जो पहली स्टेज थी इसके अंदर जो मेम्ब्रेन थी वो हमारी क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई। और पोलराइज्ड होने का वही मतलब है कि भाई बाहर जो है वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है एज कंपेयर टू अंदर। तो यहां पर जो पहला वाला स्टेज होता है इसके अंदर पोलराइजेशन देखने मिलता है मेम्ब्रेन का। अब इसके बाद इसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर दूसरी स्टेज आती है जिसको हम एक्टिव स्टेज बोलते हैं, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल वाली स्टेज बोलते हैं। और इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी पहली वाली फेज में 2 ट्रांसपोर्टर्स काम कर रहे थे। और वो 2 ट्रांसपोर्टर्स, 2 वाहन कौन कौन से थे, पहला हमारा सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा था बाद में कौन ओपन हुआ था, पोटेशियम लीकी चैनल्स। लेकिन अब ये दूसरी वाली फेज के अंदर क्या हो जाता है एक्टिव स्टेज के अंदर, वो देखो। तो फालतू में मिटाया वो डायग्राम, ज्यादा शाणे बन के वही काम कर देता, दोबारा बना लो अब। तो ये बी यानी दूसरी स्टेज अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव स्टेज को। और पहली वाली स्टेज में क्या था वो पहले बना लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या देखकर आए कि भाई उस स्टेज में जब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हुई है और
मेम्ब्रेन का पॉलराइजेशन हुआ है, तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ था और ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या कर रहा था, 3 पोटेशियम आयन को नहीं, 3 सोडियम आयन को बाहर भेज रहा था, उसके बदले में 2 पोटेशियम आयंस का इनफ्लक्स कर रहा था। यही देखा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई थोड़ी देर बाद इसी मेम्ब्रेन के ऊपर एक और चैनल लगा हुआ होता है जिसको हम नाम देते हैं पोटेशियम लीकी चैनल। और ये जो पोटेशियम लीकी चैनल होता है ये थोड़ी देर बाद खुल जाता है और जैसे ही ये चैनल खुलता है वैसे ही ये चैनल पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कराना स्टार्ट कर देता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये वाली 2 कंडीशंस हम लोग देख चुके। अब एक्टिव स्टेज के अंदर क्या होगा कि जैसे ही कोई स्टिमुलाई आएगा वैसे ही कुछ देर बाद हमारे इसी मेम्ब्रेन पर एक और चैनल लगे हुए होते हैं जिनको हम नाम देते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो इधर बना लो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को और अलग रंग से बना लो ताकि रिवीजन करने में मजा आए, थोड़ा सा समझने में जल्दी समझ में आ जाए। तो चलो ये वाला हम मान लेते हैं, ये हमने इसी मेम्ब्रेन के ऊपर एक और चैनल बना लिया। जब रेस्टिंग स्टेज के अंदर था सेल तो ये वाला जो चैनल था ये बंद था, वहां पर सिर्फ ये दोनों काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सेल हमारा एक्शन पोटेंशियल वाली स्टेज में आएगा वैसे ही इसके मेम्ब्रेन के ऊपर एक और चैनल लगा हुआ होगा जिसको हम नाम देते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। और जैसा कि हमको पता है कि भैया थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एक स्टेज डिस्कस की है जिसके अंदर बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो गया था एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर पोर्शन। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल वाली फेज आती है ये जो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ये खुल जाता है। और जैसे ही ये खुलेगा अब मुझे ध्यान करके ये बता दो कि भाई सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी या अंदर ज्यादा होगी, जल्दी। हाँ वही बिल्कुल, बाहर जो है वो सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, सिर्फ पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा होती है, बाकी जितने भर आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर ही ज्यादा होगी। और अब क्या होगा, क्या होगा अब देखना क्या होगा। जैसे ही इस सेल को स्टिमुलाई मिलेगा वैसे ही ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे और खुलने के बाद ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम सेल के अंदर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि चैनल हमेशा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। तो ये बात तो समझ में आ रही होंगी, है ना। नहीं आ रही हैं तो पीछे भाई एक बार जाकर के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब क्या होगा तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन का इनफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा तो अंदर पहले जो सिचुएशन थी पहली वाली फेज के अंदर जिसको हम रेस्टिंग फेज नाम दे रहे थे, रेस्टिंग फेज, इसके अंदर जो इसके अंदर जो सिचुएशन थी वो कुछ इस तरीके से थी कि यहां पर अंदर ज्यादा नेगेटिव था और कितना नेगेटिव था, अप्रोक्सीमेटली 62 - 70 मिलीवोल्ट।
लेकिन जैसे ही सेल एक्शन पोटेंशियल वाली स्टेज में आना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर अंदर ज्यादा पॉजिटिव आयंस भरना स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव कंडीशन क्रिएट हो रखी थी ये पॉजिटिव टर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सोडियम आयन अंदर आते जा रहे हैं और सोडियम आयन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अब अंदर पॉजिटिव वाली फेज आ जाएगी और कितनी पॉजिटिव -60 से -70 से सीधा आपकी +30 मिली वोल्ट चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन देखने मिलेगी। ठीक है, और इस वाली स्टेज के अंदर ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ये डीपोलराइज्ड हो जाती है। डीपोलराइज्ड का मतलब यही है कि अंदर पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई तीसरी स्टेज आती है और वो तीसरी स्टेज को हम नाम देते हैं रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है कि भाई ये जो सेल था जो एक्टिव स्टेज में आ गया है ये सेल वापस से रेस्टिंग फेज में जाता है। और रेस्टिंग फेज का क्या मतलब है कि फिर से ये जो मेम्ब्रेन है इसके बाहर वाली साइड में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाए एज कंपेयर टू अंदर वाली साइड। तो रीपोलराइजेशन का मतलब यही होता है कि ये जो सेल है जो एक्टिव स्टेज में आ गया है इस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से अब पॉजिटिव 30 मिली वोल्ट अंदर चार्ज है, यानी इतने ज्यादा नेगेटिव से इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाली सिचुएशन आ गई है। तो अब यहां से सेल वापस से रीपोलराइजेशन वाली फेज में जाता है और जब रीपोलराइजेशन वाली फेज में जाता है तो एक बीच में हाइपर पोलराइजेशन देखने मिलता है। और होता क्या है इस वाली स्टेज में कि इसी मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे एक और तरीके के चैनल्स लगे हुए होते हैं जिनको हम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स नाम देते हैं। तो यही बना लो साइड में, आगे बना लो। तो ये वाला एक और चैनल लगा हुआ है इसी मेम्ब्रेन के ऊपर और अब हम लोग तीसरी स्टेज डिस्कस कर रहे हैं यानी हाइपर पोलराइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। और अब होगा क्या कि ये वाला जो हमारा चैनल है इसको हम नाम देंगे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। और ये जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैनल है तो ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस का मूवमेंट कराएगा और हमको पता है कि अंदर ही पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो अगला वही है रीपोलराइजेशन और इस स्टेज के अंदर सेल वापस से रेस्टिंग स्टेज में जा रहा होता है। और होता क्या है कि सबसे पहले तो ये वाला जो हमारा चैनल था ये बंद होगा। तो अब जब ये रीपोलराइजेशन वाली स्टेज में सेल जा रहा होता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि अचानक से ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हैं ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही ये इनएक्टिवेट होते हैं वैसे ही बिल्कुल उसी टाइम पे दूसरा एक चैनल खुलता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। और जैसे ही ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलता है वैसे ही ये ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम को सेल के बाहर फेंकना शुरू कर देता है। और अब क्या होता है कि ये वाला चैनल ज्यादा ही पोटेशियम को बाहर फेंक देता है तो अंदर और ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है, यानी कि रेस्टिंग फेज के अंदर तो -60 से -70 मिली वोल्ट ही होती है, लेकिन जब ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल काम करता है तो ये सेल के अंदर ज्यादा ही नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर देता है, इससे भी ज्यादा।
तो अंदर ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अप्रोक्सीमेटली -80 मिली वोल्ट, -80 मिली वोल्ट। और इस वाली स्टेज को हम नाम देते हैं हाइपर पोलराइजेशन। लेकिन ये तो वो कंडीशन नहीं है जिसमें सेल रहता है। और सेल किस कंडीशन में रहता है कि भाई उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए वो -60 से -70 मिली वोल्ट ही होनी चाहिए। लेकिन अब इस वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ने क्या किया है, -80 मिली वोल्ट कर दी है। तो अब हमको इस -80 मिली वोल्ट को -60 से -70 बल्कि -70 मिली वोल्ट तक लेकर के जाना है। और ये कैसे करेंगे हम लोग? ये हम लोग ऐसे करेंगे कि कुछ ही सेकंड्स के बाद ये जो हमारे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स खुल गए थे अभी रीपोलराइजेशन के अंदर, ये अचानक से बंद हो जाते हैं। और जैसे ही ये हमारे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स बंद हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होता है, इधर देखने की कोशिश करो। तो अब क्या होगा आगे वो देखो। देखना इधर। तो अब क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन से हम लोग हाइपर पोलराइजेशन से हम लोग अब बढ़ रहे हैं किधर की साइड, रीपोलराइजेशन की साइड। और जब हम लोग रीपोलराइजेशन की साइड बढ़ रहे होंगे तो होगा क्या कि अचानक से, अब ये तो पता ही है ना कि हाइपर पोलराइजेशन के अंदर क्या हुआ है कि अंदर जो है इंट्रासेलुलर पोर्शन में -80 मिली वोल्ट है चार्ज। और हमको इस -80 मिली वोल्ट को लेकर के जाना है -70 मिली वोल्ट पर। तो होगा क्या कि जब सेल हाइपर पोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन वाली फेज में एंटर कर रहा होगा तो ये जो हमारे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल गए थे ये बंद हो जाएंगे। इनको भी बंद करो। और जैसे ही ये बंद हो जाएंगे वैसे ही ये जो पोटेशियम बाहर भाग रहा था ये भागना बंद कर देगा। और अब क्या होगा, अब हमारे सिर्फ ये दो ट्रांसपोर्टर्स ही काम कर रहे होंगे। और ये दो ट्रांसपोर्टर्स क्या काम कर रहे होंगे कि -80 मिली वोल्ट जो चार्ज होगा इसको -70 मिली वोल्ट ये हमारे दोनों जो ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए हैं ये शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। और फिर से जो मेम्ब्रेन है वो वापस से पोलराइज्ड हो जाएगी और अंदर जो है हमारा चार्ज लगभग -70 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी कि भाई मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग कौन से पंप्स काम कर रहे होते हैं। एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लो, वो एक्शन पोटेंशियल वाले सेकंड वाले पार्ट में कि क्या होगा कि अचानक से जैसे ही वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलेगा वैसे ही
मिलियंस ऑफ सोडियम सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। और जैसे ही वो मिलियंस ऑफ सोडियम सेल्स के अंदर एंटर होंगे या सेल के अंदर एंटर होंगे, तो वहां पर जो सिचुएशन अंदर -70 मिलीवोल्ट हो रखी थी, वो अचानक से पॉजिटिव 30 मिलीवोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझने में आया है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लो, ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। इफ़ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग यू, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, राइट। हम लोग कल मिलते हैं इसके बाद, और कल हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई ये जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब किसी सेल के अंदर जनरेट होता है, तो उस स्टेज में सोडियम के चैनल्स खुलते हैं, बंद होते हैं। वो कौन कौन से 3 सोडियम के चैनल्स खुलते बंद होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कल यहां से स्टार्टिंग करेंगे। एंड देन हम लोग मूव करेंगे कि भाई रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड किन किन फेजेस के बीच में देखने मिलता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, किन किन फेजेस के बीच में देखने मिलता है। उसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 2 पाथवे होते हैं, पहला सॉल्टेटरी कंडक्शन और दूसरा कंटिन्यूअस कंडक्शन। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, फटाफट बेल आइकन भी बजा लो, बेल भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी नई अपडेट आती है तो वो जल्दी से आप लोगों तक पहुंचे। और अब हम लोग कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।